बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि भाई आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी, आफियत के साथ जा रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री 101 एपिसोड 1। तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ इस कोर्स की, और वो ये है कि जब मैं, खैर, खुद मेडिकल स्टूडेंट था, और फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया मैंने स्टेप 1 दिया, और जब मैं लियाकत नेशनल गया तो वहाँ जाकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बायोकेमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसको सब लोग कहर आलूद निगाहों से देखते हैं। ठीक है, जहरीली निगाहों से देखते हैं, और उसका सबब ये बताते हैं कि भाई ये समझ नहीं आता। तो जब हम खुद मेडिकल स्टूडेंट थे, तो चूंकि उस ज़माने में मैं खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करता था अपनी मेडिकल स्टडीज़ के साथ साथ, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री उतना ज़्यादा भयानक, खौफनाक और मुश्किल नहीं लगती थी जितना लोग उसको कहा करते थे या समझा करते थे। इनफैक्ट क्योंकि मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता था तो इसमें जेनेटिक्स आती थी, वो भी एक मेरे लिए दिलचस्पी का सामान थी। तो मैंने कभी भी उसको ऐसा नहीं लिया जैसा कि उसको कहा जाता था। और फिर जब मैंने स्टेप 1 का एग्ज़ाम दिया अपने फाइनल ईयर में, तो बायोकेमिस्ट्री जहाँ लोग कहते थे कि इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आफियत के साथ वो समझ आ गई थी। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि मैंने लियाकत नेशनल में जब टीचिंग के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और कम्युनिटी मेडिसिन में ही सीट्स थी। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, और मुझे उसमें, और उस दौरान, उससे पहले मैं डीडीसी के अंदर एक रिव्यू कोर्स पढ़ा चुका था ऑनलाइन, डाउ डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो पता चला कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। फिर मैंने बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी वहाँ की क्लासेस लेना शुरू कर दी, और मुझे फिर ये है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगा। तो और फिर वहीं के स्टूडेंट्स ने कुछ इसरार किया कि आप कुछ वीडियोस बना दें और उसको अपलोड कर दें, ताकि जब हमें मौका मिले और एग्ज़ाम्स करीब हों तो हम उनको रिव्यू कर सकें। तो उन्हीं के इसरार पर जो हमारा बैच LNMC 31 का बैच है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको आगे तक लेके जाएं, अख्ताम तक पहुँचाएं। तो जो सबसे पहली इब्तिदा हम करने लगे हैं वो हम वाइटामिन से करने लगे हैं। और जो इस मुख्तसर सी वीडियो का जो मौजूद सुखन होगा वो होगा वाइटामिन B1। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वाइटामिन B1 से स्टार्ट लेंगे। और बहुत आसान है वाइटामिन B1, लेकिन जो एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो FCPS पार्ट 1 हो, चाहे वो यूएसएमएल स्टेप 1 हो, चाहे वो आपके पास MBBS के एग्जाम्स हो, हर जगह वाइटामिन और ख़ास तौर पे वाइटामिन B1 एक ख़ास मौजू रहता है। पर ये विटामिन के टॉपिक में ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं आपको इसकी 3 जो क्लिनिकल कोरिलेट्स जो कि बुक में भी लिखी हुई हैं वो जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना अहम है। अब विटामिन B1 को कहा जाता है थायमीन। तो जिस जमाने में मैं खुद बायोकेमिस्ट्री पढ़ा करता था तो उस वक्त वहाँ पे एक खास बात के ऊपर फोकस किया जाता था कि एक और चीज़ है जिसको हम थायमीन कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन B1 है वो क्या है, थायामीन। जबकि ये क्या है, ये है थाइमीन। और ये क्या है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ये ऐसे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं थायामीन की। ठीक है, अच्छा। अब इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, अक्सर ये सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है, वाइवास में पूछा जाता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है। तो जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, वो है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ये आता कहाँ, ये पायरोफॉस्फेट कहाँ से आ गया भाई। ये हमारे पास जो ATP है, जो आपकी एनर्जी है, करेंसी है, वो बेसिकली क्या करती है, वो कुर्बानी देती है अपने दो फॉस्फेट्स की। और ये जो है वो आपके पास थायमीन पायरोफॉस्फेट बन जाता है। और उस दौरान जो ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो AMP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। और ये एक्टिवेटेड फॉर्म क्या करने लगी है, ये जाकर हमारे बॉडी के बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने लगी है। और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो
इसके मुंतजिर हैं, जो तमन्ना करते हैं कि भाई ये जल्दी से आए और ये क्या करें, हमें हमें हमारे को फैक्टर के तौर पे काम करे ताकि रिएक्शन आगे बढ़े। चार रिएक्शन मशहूर हैं जिसके अंदर विटामिन B1 एज अ को फैक्टर काम करता है। आइए ज़रा मैं उनको मुख्तसरन बता देता हूँ। अगरचे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन मॉड्यूल में हैं, तो शायद आपको इतनी तफसील ना आती हो, लेकिन हो सकता है कि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट ना हो, आप न्यूरो के स्टूडेंट हो सकता है कि आप स्टेप 1 के स्टूडेंट हो सकता है आप FCPS पार्ट 1 के स्टूडेंट हो। तो आप जहाँ के भी स्टूडेंट हैं, आपको इतनी बात पता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो एक पाथवे के थ्रू जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पाथवे है। उसके अंदर जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज है वो पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है फिर वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से आगे जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुवेट से फिर थोड़ी देर बाद क्या बनता है, फिर तुम्हारे पास एसिटाइल को ए बनता है, और फिर एसिटाइल को ए कहाँ जाता है, एसिटाइल को ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसको हमारे ज़माने में क्या कहते थे, उसको क्रैब साइकिल भी कहते थे, या उसको TCA साइकिल भी कहते थे, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कहाँ चला जाता है, ये तुम्हारे पास एसिटाइल को ए सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। ये कौन सी हो गई हमारे पास, TCA साइकिल। ठीक है, अब ये मैं सब क्यों बातें बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताने लगा हूँ कि थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, इसका काम क्या है। अब ये जो तुम्हारे पास पायरुवेट है, जब उसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना होता है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, यानी कि दूसरे अल्फाज में एरोबिक रेस्पायरेशन है, एन एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है, वहाँ पर तुम्हारे पास जो थाइमीन है वो एज अ को फैक्टर काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक छोटा सा स्टार दे देते हैं। स्टार का मतलब ये है कि विटामिन B1 क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास एज अ कोफैक्टर काम करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि जो एसिटाइल को ए है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जा रहा है। मैं जानता हूँ कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को याद रखना और उसको पढ़ना एक सबसे मुशक्कत वाला काम होता था, लेकिन इतनी बात आपको ज़रूर पता है कि उसके अंदर एक बीच में इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के ऊपर एक्ट करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, इसको भी हमें क्या देना है, हमें एक छोटा सा स्टार देना है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये भी आपके पास B1 को एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल करता है। तो कितने एंजाइम्स हो गए, दो एंजाइम हो गए। पहला एंजाइम कौन सा हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा कौन सा हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, अब हम आते हैं। अब जब हम बच्चों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ाते हैं तो हम ये पढ़ाते हैं कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये भी यहाँ से शंट कर जाता है। शंट समझते हैं कि एक रास्ता था उस पे ये चल रहे थे, ठीक है, तो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे कि रास्ते में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहक गया, भटक गया, और वो एक और रास्ते की तरफ चल पड़ा, यानी कि वहां से शंट हो गया। वो एक शेर है उर्दू का कि वो जो लौट आए तो कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि रास्ता कोई और है। ठीक है, तो ये भी बीच में चला जाता है और ये कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं NADPH। NADPH, और साथ फिर ये राइबोज शुगर भी बनाता है। ठीक है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन इस दौरान यहाँ पर एक जो है वो एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम जो है वो क्या है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसकीटोलेस। ठीक है, क्या नाम होता है, ट्रांसकीटोलेस। और उस एंजाइम ये जो यानी कि ट्रांसकीटोलेस है, इसको भी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा स्टार देंगे,
क्योंकि विटामिन B1 यहाँ पर भी एज अ कोफैक्टर काम करता है। और फिर ये है कि आपके पास देर इज समथिंग नोन एज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स की ना बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स, और वो 3 मशहूर हैं जिनको हम आई लव विम्टो के नाम से याद रखते हैं, यानी कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और वैलिन। ये तीनों कौन हैं? ये ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स हैं। और शायद आपने पढ़ा हो या आप आगे जाके पढ़ेंगे कि इनके यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और ये भी पढ़ा है आपने कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम मैपल सीरप यूरिन डिजीज कहते हैं। ठीक है। ब्रांच ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजन, उसका इस क्रैब साइकिल से कोई ताल्लुक कतई नहीं है। ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा स्टार दे देते हैं, यानी कि ये भी क्या है, विटामिन B1 को एज अ कोफैक्टर यूज करता है। तो ये हमने 4 नाम पढ़ लिए। कौन कौन से नाम हैं भाई? पहला नाम है ट्रांसकीटोलेस, दूसरा नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तीसरा नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, चौथा नाम क्या है, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ये वो 4 एंजाइम्स हैं जो कि विटामिन B1 यानी कि थायमीन, यानी कि उसकी एक्टिव फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे वाइवा में तो बेटा जल्दी से बताओ कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनको, जो थायमीन को कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप फौरन कहेंगे सर वो 4 बड़े आसान हैं। वो ट्रांसकीटोलेस है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है, वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है, वो ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस है। वो कहेंगे मतलब बताओ कि विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म क्या है, तो तुम फौरन कहोगे सर इसमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, ये क्या है, ये थायमीन पायरोफॉस्फेट है। ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा ये बात समझ आ गई कि तुम्हारे पास थायमीन जो है वो कौन कौन से एंजाइम्स को एज अ को फैक्टर रेगुलेट करता है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता बॉडी में थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो अगला जो अहम मसला हमें पढ़ना है, जो कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, वो क्या है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। और इसके अंदर 3 मेन डिजीजेज हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, और ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो असल में ये 2 डिजीज हैं, लेकिन एक डिजीज की फिर 2 सब टाइप्स हैं। तो जो पहला वाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेरी बेरी। और जो दूसरा वाला है उसका क्या नाम है, वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ठीक है। क्या नाम है, वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। अब ये भी 2 अलग अलग हैं, तो उसूली तौर पे 4 बन गए, लेकिन असल में 2 हैं। लेकिन अक्सर एग्जाम्स के अंदर बेरी बेरी की जो 2 सब टाइप्स हैं उनको एज अ डिफरेंट डिजीज ट्रीट किया जाता है। यानी कि एक क्या होती है आपके पास, ड्राई बेरी बेरी, और एक क्या होती है भाई ड्राई है, तो दूसरी क्या होगी, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये वेट बेरी बेरी है। ठीक है। तो आओ जरा सबको समझते हैं। पहले मैं वर्निकी कॉर्साकॉफ सिंड्रोम समझा देता हूँ, और उसके बाद किस क्या समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ बेरी बेरी। ठीक है। तो WK सिंड्रोम, क्या मतलब WK का, अब तुम होशियार हो चुके हो। WK का मतलब होता है वर्निकी कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। बेसिकली आपके पास पहला जो डिजीज है वो है वर्निकी इनकेफेलोपैथी। अब ये इतनी खतरनाक टर्म्स अगर एक फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन का बच्चा पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, उसको इनकेफेलोपैथी ही होगी। ठीक है। तो ये क्या है, वर्निकीज इनकेफेलोपैथी। ये क्या है, बेसिकली ये तुम्हारे पास एक इनकेफेलोपैथी एक एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन का मतलब है कि जैसे ही होती है तो इसके सिम्टम्स फौरन जाहिर हो जाते हैं और फौरन ट्रीट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर इलाज ना किया,
अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, ये जो TX का निशान है, ये मेडिकल साइंसेस के अंदर एज अ ट्रीटमेंट का निशान इस्तेमाल होता है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये क्रॉनिक कंडीशन है ट्रीटमेंट इफ नो ट्रीटमेंट गिवन। ठीक है। तो क्या है, वर्निकी इनकेफेलोपैथी है जो कि वक्त के साथ साथ सही ट्रीटमेंट ना होने पे कॉर्सकॉफ में कन्वर्ट हो जाती है। और चूंकि ये तुम्हारे पास एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को जहाँ पे मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में, ऐसी ऐसे पैटर्न ऑफ डिजीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। अब वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, जब हम खुद न्यूरो एनाटमी पढ़ा करते थे स्टेप्स के लिए, और वैसे और बहुत सारी किताबों में भी इसको याद करने का तरीका क्या लिखा हुआ है, इसका इसको याद करने का तरीका लिखा हुआ है, वर्निकी कॉर्सकॉफ को पूरा एक साथ याद करने का तरीका लिखा हुआ है अकाओ। ठीक है, अकाओ यानी कि गायें। ठीक है। लेकिन खैर इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जब पेशेंट वर्निकी इनकेफेलोपैथी का मतलब ये होता है कि जो दिमाग है वो सर्टीन केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में अपना सही सिस्टम छोड़ देता है, और पेशेंट ड्राउजी हो जाता है और होशो हवास खो बैठता है। आप यूं समझ लें, होशो हवास का खो बैठना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट कंफ्यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है। और क्या होता है, और पेशेंट जो है उसको ऑप्थेल्मोप्लीजिया होता है। ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लीजिया क्या मतलब, अब तुम्हें पता है ऑप्थेल क्या मतलब है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आय का कोई मसला होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी आय की फील्ड है। ठीक है। तो ऑप्थेल्मोप्लीजिया कह लो। ठीक है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, देखो स्पेलिंग को इसी तरह बर्दाश्त करो। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एटैक्सिया। ठीक है। तो अकाओ में ये देखो, अकाओ, तो ए जो है वो क्या है, वो एटेक्सिया है। सी क्या है, कंफ्यूजन है। ओ एप्थेल्मोप्लेजिया है। और जब इनको नहीं ट्रीट किया जाता तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वर्निकी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अकाव हो गया। अब ये है क्या, ये किस में होता है और है क्या। असल में होता ये है कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं, ठीक है, कौन, अल्कोहलिक्स, उनकी बॉडी के अंदर ट्रू कैलोरीज नहीं होती। क्या मतलब ट्रू कैलोरीज नहीं होती, भाई जो अल्कोहल है वो पेट भर देता है लेकिन कोई ताकत नहीं देता। पहली बात, उसके नतीजे में उसकी उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो कैलोरीज मिलती हैं वो फेक कैलोरीज होती हैं, वो किसी काम की नहीं होती। दूसरी बात, वो आपकी डाइजेशन के सिस्टम को खराब करता है, जिसकी वजह से ये जो विटामिन B1 है, ये विटामिन B1 क्या होता है, वो वहां पे डेफिशिएंट हो जाता है। अब क्या मसला है, अब आप देख सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है। ये किस में इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मकसद क्या है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना। अब उस पेशेंट के अंदर सही वाली कैलोरीज नहीं है। जब सही वाली कैलोरीज नहीं है तो वो पेशेंट क्या होता है, वो पेशेंट सही वाली कैलोरीज नहीं बना पाता। और जो ब्रेन है, आपके बॉडी के दो ऑर्गन ऐसे हैं जो हर वक्त एनर्जी चाहते हैं, उनको एनर्जी की मुस्तकिल नीड है। उनमें कौन है, एक दिल नादा और एक ये दिमाग है, जो इसकी सोचें और जिसका काम मुस्तकिल चलता रहता है। तो जब उसको नहीं मिलती तो ब्रेन रोना लगता है, और न्यूरो के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, अगर सही तरीके से पेशेंट का गेट डिस्टरबेंस हो रही है तो उसको हम एटेक्सिया कहते हैं। एटेक्सिया का क्या मतलब है, गेट एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। इसी तरीके से क्या है, पेशेंट कंफ्यूज है, क्योंकि क्योंकि उसके उसकी उसके उसका जो ब्रेन है वो बेचारा रो रहा है कि मुझे कुछ एनर्जी दो, मुझे काम करना है। लेकिन वहां पे आप एनर्जी नहीं दे रहे क्योंकि थायमीन ही नहीं है। जब थायमीन नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले पाथवे के एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आहिस्ता काम कर रहे हैं। पेशेंट को कन्फ्यूजन हो रही है और आंखों के साइंस आना शुरू हो गए हैं। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो फिर एक क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, कॉर्साकोफ, जो कि आपके पास एक परमानेंट ब्रेन डैमेज की कंडीशन है, जिसके अंदर जो मेजर सिम्टम है उसको हम कहते हैं कॉन्फैबुलेशंस
और कॉन्फैबुलेशन का क्या मतलब है कि पेशेंट जो है वो बेसिकली जो पुरानी मेमोरीज है उनको भूल जाता है, और पुरानी मेमोरीज के भूलने को एमनीजिया कहते हैं, और पुरानी मेमोरीज के भूलने को रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। ठीक है, आगे आने वाली मेमोरीज जो हैं, ठीक है, उसको एंटेरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं, और जो पुरानी मेमोरीज बंदा भूल गया उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड एमनीजिया। और कॉन्फेबुलेशन का मतलब ये है कि वो बेसिकली अपनी पुरानी मेमोरीज को फेक स्टोरी से कवर अप करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला नाम है उसका, ठीक है, या जैद नाम है, चना जैद नाम है। तो जैद साहब जो हैं वो वर्निकी एनकेफेलोपैथी का शिकार हुए। ठीक है, किस नतीजे में हुए, किस गुनाह और किस चीज में पढ़ने की वजह से हुए, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि किस में होती है। ठीक है, तो जब वो कॉर्सकॉफ सिंड्रोम डेवलप कर गए, तो हम उनसे पूछा कि बताएं कि भाई आपका मेडिकल कॉलेज का जमाना कैसा गुजरा। अब इनको याद नहीं है कि इनका मेडिकल कॉलेज का जमाना कैसा गुजरा। तो लेकिन ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मेरा जमाना कैसा गुजरा, या मैं भूल गया हूँ, मतलब ये कि ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि मैं पुरानी याददाश्तें भूल गया हूँ। तो बताना शुरू करेंगे, हाँ बड़ा जबरदस्त था, हर तरफ मशीनें ही मशीनें थीं, और फिर हम शाम में ब्यूटी पार्लर भी चले जाया करते थे। ठीक है, क्यों? अब ये ऐसी अजीब सी कहानियां सुना रहे हैं जिसका कोई न सर है न पैर है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्फैबुलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये किस में कॉमन होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहलिक्स के अंदर। अब एग्जाम के अंदर या फिर तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि एक ट्रैप आता है, एक ग्लूकोज पैराडॉक्स आता है। क्या आता है? ग्लूकोज पैराडॉक्स। ठीक है, वर्निकी पैराडॉक्स कह लो, थायमीन पैराडॉक्स कह लो, ग्लूकोज पैराडॉक्स कह लो। ठीक है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है कि लेट से हमारे जैद साहब, एक स्टूडेंट और हैं जैद साहब, और इन्होंने क्या किया, इनको ये पता चला कि भाई ये जो अल्कोहलिक्स होते हैं ना, इनमें ये थायमीन डेफिशिएंसी होती है। इन्होंने आधी बात सुनी, लेकिन हो सकता है कि एक शख्स जो कंफ्यूजन का शिकार हो और सड़क पे गिर गया हो, वर्निकी का पेशेंट, कंफ्यूज होकर और गेट एबनॉर्मेलिटीज की वजह से वो अल्कोहल के नशे में टुन सड़क पे पाया हुआ मिला, गिरा हुआ मिला। ऐसा हम जब सिविल हॉस्पिटल में थे, और जो है वहाँ पे हमारी हाउस ऑफ चल रही थी कराची में, तो अक्सर ऐसा होता था कि अननोन पेशेंट लेके आते थे। तो मुझे आज तक याद है, हम ईआर में हमारी रोटेशन थी, तो तो वो एक साहब को ले आए, जो है ना कि भाई ये मस्जिद के बाहर बेहोश पड़े हुए मिले हैं। ठीक है, और वो बेचारा आ गया। अब वो जब वो थोड़ी देर होश में आया तो उसने देखा कि चारों तरफ लोगों का हुजूम है। वो पता नहीं क्या सोया हुआ था या क्या था, तो लोग समझे कि ये बहुत बीमार है या बेहोश हो गया था, उसको उठा के ले आए। तो उसने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सही हूँ। और हम सिविल में जब भी अननोन पेशेंट आता था, इसके साथ कोई वारिस नहीं होता था, तो हम वैसे ही परेशान होते थे। तो फिर खैर पूरी जो साहब लेकर आए थे, हमने उनको भी इत्मीनान दिलाया, उसका चेकअप किया, और हमने कहा कि भाई ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पैराडॉक्स क्या है कि भाई इस तरह का पेशेंट आया, और चूंकि इनमें सही कैलोरीज नहीं होती, तो इनकी ग्लूकोज मेजरमेंट कम आती है। लेट्स से कि उसका ग्लूकोज क्या था, उसका ग्लूकोज लेस देन 70 था, और हमने ये बात पढ़ी है कि भाई जब भी ग्लूकोज लेस देन 70 हो तो हम पेशेंट को आईवी डेक्सट्रोज देते हैं, ताकि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से इंतकाल पुरमलाल न कर जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हमारे जैद साहब ने जैसे ही देखा पेशेंट का ग्लूकोज 70 से कम है, उन्होंने अंधाधुन आईवी डेक्सट्रोज के 6-7 एम्प्यूल पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिए। हुआ क्या, हुआ ये कि ये पेशेंट था हमारे पास किसका, हमारे पास वर्निकी एनकेफेलोपैथी का, जिसके अंदर थायमीन की वैसे ही कमी थी। डेक्सट्रोज के अंदर जो मेन कंपाउंड होता है वो ग्लूकोज होता है। जैसे ही बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज गया, बॉडी ने कहा अरे ग्लूकोज तुम कहाँ थे, हम तो सालों से तुम्हारे इंतजार में थे, तो आओ जरा तुम्हें ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल की शक्ल दिखाते हैं। और ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में लेके जाता है। और जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में लेके जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में लेके जाता है तो क्या होता है कि वहां पर पहले ही बहुत कम तुम्हारे पास थायमीन था, बहुत कम थायमीन था, जो कि
धक्के से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ये सब चला रहा था। लेकिन क्या होता है कि आपने जैसे ही डेक्सट्रोज दिया, ये सारा का सारा थाइमीन वहां पर इस्तेमाल हो गया, और उसकी वजह से थाइमीन बिल्कुल डेफिशिएंट हो गया, और पेशेंट जो है वो, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म खराब हो गया। और जाहिर सी बात है, आपको ये बात भी पता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन सही नहीं हो रही होती तो उसके मुकाबले में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये सारा का सारा पाथवे, यानी कि चूंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काम नहीं कर रहा, तो जो बाकी बचा हुआ पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में चला जाएगा। और आपको पता है कि एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहते हैं हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आप फर्स्ट ईयर फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है जानना, ठीक है। लेकिन हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई वर्नी कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम का पेशेंट है जिसके ग्लूकोज लेवल्स कम हैं, तो रूल ये है कि फर्स्ट इन्फ्यूज थाइमीन, पहले विटामिन B1 का इंजेक्शन दो, एंड देन करेक्ट ग्लूकोज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बात आपको समझ, बोलो भाई, आ गई होगी। तो पहले आपने क्या करना है, पहले थाइमीन इन्फ्यूज करना है ताकि थाइमीन अवेलेबल हो, उसके बाद ग्लूकोज को करेक्ट करो, ठीक है। ये एक आपके पास पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीली गुफ्तगू कर ली वर्निकी कॉर्सकोफ सिंड्रोम के ऊपर। इससे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू वैसे होती नहीं है, लेकिन खैर आप न्यूरो के मॉड्यूल के अंदर इसको मजीद पढ़ लेंगे। विटामिन B1 के लेवल के ऊपर ये आपके लिए इतना जानना काफ़ी है वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम के बारे में। और इसकी पूरी बाकायदा एग्जाम्स के अंदर ऑस्पी आया करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज की तरफ आ जाते हैं, बेरी बेरी की तरफ, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से है, उसके बहुत ज्यादा खास समझना नहीं है। और वो ये है कि जो आपके पास बेरी बेरी है वो दो तरह की है। तो पहले मैं आपको वेट बेरी बेरी समझाता हूँ। आमतौर पे लोग पहले ड्राई बेरी बेरी समझाते हैं, लेकिन मैं वेट समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये वेट क्यों है, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि जब थाइमीन की डेफिशिएंसी होती है, व्हेन देयर इज डिक्रीज थाइमीन, तो पूरी बॉडी के ऊपर इसके असरात आते हैं। और जब इसके असरात पूरी बॉडी के ऊपर आते हैं, तो बॉडी को लगता है कि थायमीन कम है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल की डायलेशन को क्या कहते हैं, वेसो डायलेशन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो गिर जाती है। क्या होती है सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, बेसिकली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक रेजिस्टेंस डेवलप करी है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। तो जब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और फिर जब बीपी डाउन होता है तो आप, तो कंपनसेशन में दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि हार्ट कोशिश करता है कि जो बीपी डाउन हुआ है मैं इसको सही करूं। तो उसको सही करने के चक्कर में हार्ट अपना आउटपुट बढ़ा देता है। और जब कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो जो कार्डिक आउटपुट बढ़ने की वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और अरसे तक थायमीन की डेफिशिएंसी रहे तो हार्ट जो है वो इस बीपी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा काम करता रहता है, जिसकी वजह से आपके पास एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, ठीक है। तो पहला नुकसान तो क्या होता है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाता है। अब जब हार्ट फेल हो गया तो क्या हुआ, हुआ ये कि बैक प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ। आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, ये आपका छोटा सा दिल है, ठीक है। सबका छोटा सा दिल है, ठीक है, मेरा भी बहुत छोटा सा दिल है, आपका भी बहुत छोटा सा दिल है। और ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा बॉडी से क्या लेकर आ रही हैं, यहाँ से ब्लड लेकर आ रही हैं, और पीछे पूरी बॉडी है, ठीक है। और क्या है आपके पास, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ से आउटा बाहर निकल के पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करिए। अब क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट फेल हो गया। जब ये पार्ट फेल हो जाता है तो बैक प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। और बैक प्रेशर डेवलप होता हुआ यहाँ से लंग्स पे जाता है, लंग्स से फिर आपके पास
जाहिर सी बात है यहाँ राइट वेंट्रिकल है। खैर बैक प्रेशर डेवलप होता हुआ राइट एट्रियम से आता हुआ पूरी बॉडी पे जो है वो क्या करता है, वो एक हाई प्रेशर स्टेट डेवलप हो जाती है। अब इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी का है, जाहिर सी बात है सीरियस का टॉपिक है, और आपको बस इतना जानना भी वैसे काफी होता है कि हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो रहा है। लेकिन खैर समझाने के लिए कि बस एक बैक प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर जो हाई प्रेशर की वजह से जो आपके कैपिलरीज में फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एडीमा हो जाता है। तो बॉडी में क्या हो जाता है, एडीमा हो जाता है। तो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर बैक प्रेशर डेवलप करके अल्टीमेटली क्या करा देता है, बॉडी में एडीमा करा देता है। दूसरी बात वो ये कि जब बॉडी का बीपी लो होता है, तो जो तुम्हारे पास बॉडी का बीपी मेंटेन करने के लिए दूसरा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो किडनी है। और बीपी कम होने की वजह से जो किडनीज हैं उनकी तरफ डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स द किडनीज, डिक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनीज, ठीक है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनीज। और जब किडनी के पास डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है तो उसको लगता है कि जो है मुझे प्रेशर को मेंटेन रखने की जरूरत है। उसके लिए आपने अपने ए लेवल्स इंटर में पढ़ा है, एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और वो क्या करता है, वो सोडियम को क्या करता है, सोडियम को होल्ड करके रखता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ किसकी करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ये वाला एडिमा जो कि हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर की वजह से हुआ, और ये वाली सोडियम और वाटर की रिटेंशन जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से हुई, उसकी वजह से पूरी बॉडी एक तरीके से क्या हो जाती है, वेट वेट हो जाती है। इसी वजह से इस वाली बेरी बेरी को हम क्या कहते हैं, वेट बेरी बेरी, क्योंकि इसके अंदर हार्ट के फेलियर की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में एडिमा डेवलप हो रहा है। उसकी वजह से इस बेरी बेरी को क्या कहा जाता है, वेट बेरी बेरी। असल में बेरी बेरी श्रीलंकन लफ्ज है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वेट बेरी बेरी जो है बेसिकली वो किसको इफेक्ट करती है, अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ये हार्ट को इफेक्ट करती है। कोई पूछे कि भाई इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है, सिस्टमिक वेसोडाइलेशन होती है, डिक्रीज ब्लड बीपी होता है, और इसी के साथ साथ पूरी बॉडी में एडिमा होता है। बाकी एक दो सिम्टम्स आप किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी कौन सी होती है, अब आपको समझाना आसान है, ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। तो पहली हमने कौन सी पढ़ी, वेट बेरी बेरी, अब हम कौन सी पढ़ेंगे, ड्राई बेरी बेरी। और जो ड्राई बेरी बेरी है वो क्या है, ड्राई बेरी बेरी ये है कि इसके अंदर चूंकि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को अपने इर्द गिर्द इंसुलेशन यानी कि माइलिन शीट वगैरह जारी रखने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। जब वो एटीपी उनको नहीं मिलती तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की डिक्रीज थायमीन की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, उसकी वजह से एटीपी नहीं बन रही। जब एटीपी नहीं बन रही तो न्यूरॉन्स की क्या हो जाती है, डीमाइलिनेशन हो जाती है। जब डीमाइलिनेशन हो जाती है तो आपके पास पहले नंबर पर सेंसरी न्यूरॉन्स वो काम करना छोड़ देते हैं, सेंसरी न्यूरोपैथी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हाथों की और पैरों की उंगलियां सुन्न रहने लगती हैं, और हम कहते हैं ये स्टॉक एंड ग्लव पैटर्न न्यूरोपैथी है, ठीक है, कि हाथ और पैरों की उंगलियां क्या है, सुन्न रहने लग गई हैं। उसके बाद फिर दूसरा हमला किसके ऊपर होता है, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से मोटर न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि चूंकि तुम्हारी मसल्स को सही सिग्नल नहीं मिल रहा कि मोटर नर्व्स की तरफ, मोटर नर्व्स चूंकि खराब हो गई हैं तो मसल्स को सिग्नल ही नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है और हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, रिफ्लेक्सेस बॉडी के बढ़ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, चूंकि इसके अंदर कोई एडिमा की कंडीशन नहीं है और सिर्फ न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई बेरी बेरी। तो अगर कोई पूछे कि कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ये सीएनएस सिस्टम को इफेक्ट करता है।
तो ये आपके पास तीन कंडीशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं आपके पास विटामिन B1 के साथ। तो चूंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं एक और सोर्स का फैन था, स्केची का। तो मैं ये सोचता था कि स्केची की तरह का कोई रिसोर्स मैं बनाऊं। तो फिर खैर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन और सर्जरी पढ़ाने का भी इत्तेफाक हुआ था, तो उसमें हमने सर्जरी और मेडिसिन को स्केची में कन्वर्ट किया था। तो आइए ज़रा अब हम जो है वो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को भी स्केची के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक नज़र देख लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो देखिए ये बात हो चुकी है कि थायमीन एक एसेंशियल स्पार्क प्लग है सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये हाई मेटाबॉलिज्म टिश्यूज जैसा कि CNS और फिर CVS यानी कि हार्ट, वहाँ पर थायमीन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और ये सेंसिटिव होता है टू थायमीन डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक ATP फेलियर एंड सब्सिक्वेंट इम्पेयर सेलुलर फंक्शन। तो थायमीन और ATP जब रिएक्ट करते हैं तो थायमीन पायरोफॉस्फेट बनता है और AMP अलग हो जाता है। अगर थायमीन कम हो जाए तो थायमीन थायमीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ATP प्रोडक्शन नहीं होगी और CNS और सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन से चार क्रिटिकल एंजाइम्स हैं? वो चार क्रिटिकल एंजाइम्स को ATP B के तौर पे याद किया जा सकता है। एक है अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज जो कि TCA साइकिल का एंजाइम है। दूसरा ट्रांस कीटोलेस है जो कि HMP शंट का एंजाइम है। तीसरा P से पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज है जो ग्लाइकोलिसिस से TCA साइकिल की तरफ जा रहा है। और चौथा आपके पास बी से ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज है जो कि मसल के अंदर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन कराता है। अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके पास क्या होता है? बेरी बेरी या वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है। तो जो आपके पास बेरी बेरी है वो दो तरीके से है, एक ड्राई बेरी बेरी है, एक वेट बेरी बेरी है। वेट बेरी बेरी हार्ट को टारगेट करती है, इसकी वजह से फ्लूइड आपके पास वो भर जाता है और उसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर एडीमा होता है और बॉडी में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। और ड्राई बेरी बेरी में नर्व्स टारगेट होती है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मसल वेस्टिंग और फुट ड्रॉप होता है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास दूसरा कौन सा है? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम तुम देख सकते हो। इसका अपना बैलेंस सही नहीं हो पा रहा है, इसकी एक आंख देखो और तुम इसका दिमाग देखो, कंफ्यूजन है, एटेक्सिया है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, ठीक है। निस्टैग्मस भी होता है, टू एंड फ्रो आई मूवमेंट्स, ऑप्थेल्मोप्लेजिया आई मसल वीक। ऑप्थेल्मोप्लेजिया में निस्टैग्मस भी शामिल है यानी कि आंखों की दाएं बाएं मूवमेंट। और इसी तरीके से हमारे पास आई की मसल्स भी वीक हो जाती हैं। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है जो कि क्रॉनिक होती है, जिसको हम कॉर्सकॉफ सिंड्रोम या कॉर्सकॉफ डिमेंशिया भी कहते हैं, जिसके अंदर मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें एमनीजिया होता है, साथ ही साथ कॉन्फैबुलेशन होती हैं, ठीक है। अगर हम थायमीन को अब रिप्लेस भी करते हैं तो भी मेमोरी सही तरीके से नहीं आ सकती। अब एक बात जो कि बहुत अहम है वो ये है, अच्छा ये बात भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडमिनिस्टर थायमीन बिफोर डेक्सट्रोज IV गिविंग ग्लूकोज टू अ थायमीन डेफिशिएंट पेशेंट रैपिडली डिप्लीट्स देयर लास्ट रिमेनिंग TPP। ये सब बातें हो गई हैं। वो ये कि अगर मुझे देखना हो कि वाकई इस पेशेंट को ये थायमीन डेफिशिएंसी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम RBC के अंदर जो ट्रांसकीटोलेस एंजाइम है, जो कि हमने चार एंजाइम्स पढ़े थे उनमें से एक एंजाइम था ट्रांसकीटोलेस। RBC में चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती तो उसमें बाकी जो ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम है वो तो नहीं होंगे, ना उसके अंदर पायरोवेट एसिड डिहाइड्रोजिनेस होगा, ना अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेस होगा, है ना। दो एंजाइम ये वाले नहीं होंगे क्योंकि एंजाइम के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती ही नहीं है। अलबत्ता उसके अंदर NADPH बनता है। क्यों बनता है ये तुम हीमाटोलॉजी में पढ़ लो, ठीक है। या फिर इसको हम G6PD डेफिशिएंसी और इन चीजों में पढ़ते हैं। अलबत्ता यह है कि उसमें HMP शंट पाथवे जरूर होता है। तो अगर RBC में एंजाइम इन चार में से मौजूद है तो वो कौन सा वाला है? वो ट्रांसकीटोलेस है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसकीटोलेस की एक्टिविटी रेड ब्लड सेल के सैंपल में स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि इस पेशेंट के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी है कि नहीं। ये डायग्नोस्टिक तरीका है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो हम जब उसके RBC को TPP से ट्रीट करते हैं, ऐड करते हैं, इन विट्रो का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या होता है, फॉरन ट्रांसकीटोलेस की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे बात का अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर डेफिशिएंसी थी, ठीक है।
और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो एटीपी हंग्री ऑर्गन जैसा कि ब्रेन, नर्व्स और हार्ट को इफेक्ट करती है। और ये किस में कॉमन होती है? उन पेशेंट में जो सिवियरली माल न्यूरिश होते हैं। और फिर ये आपकी लिपिन कॉट कहती है कि पॉलिश राइस डाइट्स खाने वाले लोग और स्टार्च खाने वाले लोग या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले लोग, उनसे मुराद सिवियरली माल न्यूट्रिशन लोग। तो भाई चावल के साथ साथ किसका इस्तेमाल करें? रोटी का इस्तेमाल करें। और ये आपके पास एक स्केची आर्ट वाली पिक्चर आ गई। ठीक है। तो इट्स नाउ बेसिकली बायोकेमिस्ट्री 101 इन स्केची वे। आई होप कि क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। मैं बहुत माजरत खा हूँ कि ये जो है लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। अलबत्ता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री और फिर मेडिसिन और सर्जरी को इसी अंदाज में आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।